सी, आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? So, meaning of cash flow statement that shows the cash flows of inflow and outflow of cash and cash equivalent during the accounting period, usually two balance sheets of operating, investing and financing activities. In other words, cash flow statement is statement of gives information of changes in cash and cash equivalent in the enterprise during the accounting period of operating, investing and financing. See, इसमें क्या होता है? पहली बात तो ये समझ लो कि वन नोट में अपनी बात क्लियर कर लेते हैं। सी, कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं होता। पहली बात तो ये समझ लें कि व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर हम कैश का अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट, तो वो क्या होता है? हम डेबिट साइड पे जो कैश आती है वो हम यहाँ लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो जो भी डेबिट साइड आता है तो उसमें हम कैश को डेबिट करते हैं, जो भी डेबिट करते हैं कैश को, तो कैश आती है उसको लिखते हैं। और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हैं? जब कैश जाती है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो कैश अकाउंट को सिर्फ कैश एक फॉर्मेट में चेंज कर दिया, इट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें कुछ नहीं है, यहाँ दो कॉलम्स ड्रॉ कर दी जाती हैं अमाउंट की, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स ड्रॉ कर दिया जाता है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंपनियों को कंपल्सरी बनाना पड़ता है एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें कुछ नहीं होता है। एक्टिविटीज को तीन भागों में बांट दिया जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। करेक्ट? मतलब ये कैश अकाउंट में जो प्लस कर दिया, मान लो कि भाई हमने कोई एसेट बेच के पैसे आए तो हम इन्वेस्टिंग में प्लस कर देंगे, और अगर मान लो कोई एसेट खरीदी और पैसे गए तो हम माइनस कर देंगे। मतलब हम उस एक्टिविटी में ही डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। मतलब अगर कोई पैसा आया तो प्लस, गया तो माइनस। और मैंने लोन ली तो पैसा आएगा प्लस कर दूंगा, बराबर। मैंने कोई लोन चुकाया तो पैसा गया माइनस कर दूंगा। डिबेंचर इशू किया, पैसा आया प्लस कर दूंगा, डिबेंचर गया, पैसा गया माइनस कर दूंगा। मतलब यहाँ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स में कोई चेंजेस होते हैं तो हम वो लिखते हैं, और उसमें कैपिटल प्लस लोन में कोई चेंजेस होते हैं तो हम वो लिखते हैं। और इसके अंदर हम लोग एक्सपेंस और इनकम, उसमें कोई चेंज होता है तो वो लिखते हैं, प्लस करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में कोई चेंज होता है तो वो लिखते हैं। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश का अकाउंट ही है, बस डेबिट क्रेडिट की जगह पे प्लस एंड माइनस, और एक्टिविटीज को तीन भागों में बांट दिया, नथिंग एल्स। तो सिर्फ कैश अकाउंट को बनाने का एक डिफरेंट तरीका है। गॉट इट? दैट इज व्हाट वी कॉल कैश फ्लो स्टेटमेंट, इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। क्लियर हो रहा है बेटा? तो आगे बढ़ते हैं। तो अदर वर्ड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें जानकारी देता है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स एंटरप्राइज की ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कैसी रहती है। ट्रांजेक्शन दैट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या? कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर कुछ नहीं बोला हो तो वो भी क्या माना जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब जो हाईली लिक्विड एसेट्स होती है उनको भी कैश और कैश इक्विवेलेंट ही बोलते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो भी चीजें आती हैं या जाती हैं उनकी डिटेल्स हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में देते हैं। Now, cash and cash equivalent includes cash in hand, bank balance, demand deposits with the bank, marketable securities. Current investments are taken as marketable securities. मतलब देखो क्या बोला है? Current investment, that is short term investment, are taken as marketable securities unless it is stated as non marketable. अगर वो बोला गया कि नॉन मार्केटेबल है तब उसको नॉन मार्केटेबल लो, अदरवाइज वो भी कैश इक्विवेलेंट ही है। गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। Now, hence they included in the cash and cash equivalents. So, cash flow statement are prepared as per AS3, accounting standard 3 है, correct? The accounting standard prescribed के cash flow statement दो मेथड से बनता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है बताऊंगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन एक्टिविटीज में बढ़ जाता है, इट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा डायरेक्ट मेथड है वो सिलेबस में है, तो इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग सीखेंगे। Now, cash flow statement of indirect method are prepared from the financial statements and balance sheet and statement of profit and loss for 2 years in additional information. अगर 2 साल का दिया हो तो वो और जो एडिशनल जानकारी दी हो उसके बेस पर कैश फ्लो स्टेटमेंट
बनता है। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं? भैया हमें जानना है कि किस तरीके से पैसे आते हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, किस तरीके से पैसे जाते हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, और हमें फाइंड आउट करना है कितना चेंज आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नाउ ये क्या होता है, अगर हम इसका एक शॉर्ट फॉर्मेट देखें तो ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट, करेक्ट। ये पहले हम ढूंढते हैं कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उन एक्टिविटीज पे हम लोग पहले क्लोजिंग में से ओपनिंग प्रॉफिट माइनस कर देते। सर ये क्या होता है? अगर लॉजिक लगाओ, सपोज तुम्हारा साल की शुरुआत में जो प्रॉफिट था, सपोज हम साल की शुरुआत में जो प्रॉफिट था, साल की शुरुआत में तेरा 10,000 का प्रॉफिट, अभी तेरा 35,000 का प्रॉफिट, मतलब तूने ईयर के बीच में कितना कमाया होगा? 25,000 रुपये। तो हम क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करेंगे तो हमें करंट का प्रॉफिट मिलेगा ना, कितना कमाया। तो वही इन लोगों ने पहले फॉर्मेट में लिख दिया। उसके बाद जो रिजर्व्स हैं जो हम ट्रांसफर करते हैं, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स प्लस करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइनस करते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को लिखते हैं, तो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का टाइटल मिलता है। उसके बाद इन्वेस्टिंग में कितने पैसे आते हैं जाते हैं ये हम लिखते हैं। उसके बाद हम लोग फाइनेंसिंग में कितने पैसे आते हैं जाते हैं वो लिखते हैं, करेक्ट। तो ये ऑपरेटिंग है, ये इन्वेस्टिंग है और ये फाइनेंसिंग, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाता है। उसके बाद हम ओपनिंग कैश बैलेंस से क्लोजिंग कैश बैलेंस को मैच करते हैं। तो अगर वो सब चीजें हमें मिल जाती हम उसको क्या बोलते हैं? ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है? कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट जो बहुत कम समय के लिए ली जाए डिपॉजिट हो, या करंट इन्वेस्टमेंट हो, या मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये ऑटोमेटिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसकी है? ओपनिंग, अगर तूने पूरे साल में यहाँ पे 1,00,000 रुपए खड़े किए, करेक्ट, 1,00,000 रुपए खड़े किए, तेरी ओपनिंग कितनी थी? तो इन सबको टोटल करेंगे तो हमारी ओपनिंग आ जाती है, मान लो भाई 2,00,000, तो हमारी क्लोजिंग कितनी हो जाएगी? 3,00,000। हमारी ओपनिंग 2,00,000 थी, 1,00,000 और जनरेट हुई, टोटल 3,00,000। तो इस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली होता है। अब ये पूरा फॉर्मेट में समझाऊंगा, अभी तुम्हें सिर्फ एक फॉर्मेट दिखा रहा हूं, तो आगे बढ़ते हैं। सो इंपॉर्टेंस आर यूज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस लिए काम आता है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि इनफ्लो और आउटफ्लो कितना हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तीनों एक्टिविटीज में कितने पैसे आए हैं और गए हैं। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो जानकारी देता है किस तरह पैसे आए हैं और किस तरीके से पैसे गए हैं। दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन सोर्स, कहाँ से पैसे आए और कहाँ खर्च किए गए एक पर्टिकुलर पीरियड में। तो हम प्लानिंग कर सकते हैं अगली बार हम क्या, हमें पता चलता है लिक्विडिटी है कि लिक्विडिटी मतलब टाइम पे अगर मान लो पैसे चुकाने हो तो आप पैसा जनरेट कर पाते हो कि। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? अगर आपको करंट लाइबिलिटी 2,00,000 रुपए चुकानी है तो आपके पास करंट एसेट 3,00,000 की है कि क्या आप कैश 3,00,000 की जनरेट कर पाओगे या 2,00,000 से थोड़ा जनरेट कर पाओगे? आपके बिजनेस में कैपिटल है कि? कैपिटल सॉल्वेंसी दिखाती है और कैश लिक्विडिटी। नेक्स्ट, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, मतलब यहाँ क्या होता है? अगर मान लो कि पैसे 2,00,000 रुपए कल देने और हमारे पास पैसे ना हो, दिस एफिशिएंट। अब पैसे 2,00,000 रुपए कल देने और मेरे पास 5,00,000 पड़े, तो ये भी प्रॉब्लम। पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है तो भाई इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा है ही नहीं तो ये गलती है। तो पैसा कम होना ये भी प्रॉब्लम है, पैसा ज्यादा होना भी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज वो भी पैसा कहीं ना कहीं लगाना होता है। नाउ कंपैरेटिव स्टडी, द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कैश फ्लोज with a budgeted cash flow of the year shows extent of which cash and cash equivalent were generated. मतलब क्या है? The comparison of actual cash flow and budgeted cash flow shows the extent in which cash and cash equivalent is generated. किस तरह पैसा आता है, पिछले साल किस तरह पैसा आया था, इस साल किस तरह पैसा। और ये तो मैं भी कर, मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस नहीं बनाता, बिकॉज हमारा तो क्या होता है, कलेक्शन होता है, उससे पहले हम पैसा लेते हैं, बाद में खर्चा, हमें पैसे की इतनी वो नहीं होती, करेक्ट, खर्चा धीरे धीरे चुकाना है और पैसा आता है एक साथ साल की शुरुआत में आता है और दिवाली के बाद आ जाता है, पर वो खर्चा धीरे धीरे करना। पर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल में कितना कैश आया था, कितना गया था, इस साल में कितना आया और कितना गया। फिर दूसरा, रीजन ऑफ कैश पोजीशन, तो कई बार हम कैश फ्लो स्टेटमेंट रीजन बताता है कब लोअर पोजीशन होती है और कब हायर पोजीशन होती है। जब हम दुकान चलाते थे ना बेटा,
तो दिवाली के टाइम पे हमारे पास बहुत सारा कैश फ्लो आता है। और वेकेशन के टाइम पे जब दिवाली जब समर वेकेशन होती है तब बच्चे घूमने निकल जाते हैं, उस टाइम बिक्रियां बहुत खराब परिस्थिति में होती है। उस वक्त क्या होता है, जो सप्लायर होता है पैसा देने आ जाता है, पर हमारे पास उतना पैसा होता नहीं। करेक्ट। तो उस वक्त हम लोग समझ जाते हैं किस समय में पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, किस समय पैसों की बहुत कम जरूरत होती है, और ये क्यों क्लियर होता है, कब हमारा सबसे लोअर प्रॉफिट होता है, कब हमारा सबसे हायर प्रॉफिट, ये भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है ना। इवैल्यूएट मैनेजमेंट डिसीजंस। आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक बंदे ने मान लो 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है, और सामने उसने 3 लाख रुपए। अब समझो एक बंदे ने 20 लाख रुपए लगाए और 5 लाख रुपए कमाए, बताओ कौन बेटर है? 5 लाख रुपए कमाने वाला बेटर लग रहा है ना? नहीं। इसका अगर 100 से परसेंटेज निकालेगा तो ये बनेगा 25%, जबकि इसका बनेगा 30%। तो ही इज बेटर। पैसा घूमता है तो कमाता है। मान लो कि किसी व्यक्ति ने दुकान में, मान लो कि गुरु मोबाइल शॉप, उसने कम से कम 2 करोड़ का स्टॉक मेंटेन पर मंथ, 2 करोड़ का स्टॉक मेंटेन करता है, और वो पूरे साल में 12 करोड़ का टर्नओवर मेंटेन करता है। समझो 24 करोड़ का टर्नओवर करता है। करेक्ट। नाउ कंपेयर टू सोनू मोबाइल शॉप लेते हैं, वो सिर्फ 1 करोड़ का स्टॉक मेंटेन करता है और 18 करोड़ का टर्नओवर कर लेता है। हु इज बेटर? ऑब्वियसली जिसने इसको ये 18 बार घुमा लेता है और इसको ये 12 बार घुमाता है। तो हु इज फास्ट इन कैश रोटेशन? दैट्स द पॉइंट। तो यहाँ कैश फ्लो पोजीशन हमें ये बताती है कि हमें एक्चुअल में रोटेशन कैसे करना हो। रेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं। तो डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड पेबल इन्वॉल्व्स आउटफ्लो ऑफ कैश। डिविडेंड पेबल क्या दिखा रहा है कि कैश कितनी गई। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स डिसाइडिंग हाउ मच डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड एज इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड। मतलब क्या होता है, अगर मान लो ये 2 साल है, आपने इस साल जो कमाया उसमें से आपने इस साल डिविडेंड दे दिया, इट इज इंटरिम डिविडेंड। जिस साल कमाया भाई, इस साल 6 महीने में इतना अच्छा कमा लिया, चलो इस साल ही डिविडेंड दे दें, इसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। पर आपने इस साल कमाया और वो पैसा आप नेक्स्ट ईयर डिक्लेयर करोगे, तो यहाँ पे 3 महीने बाद बोर्ड मीटिंग होगी, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करेंगे हमें कितना 10% डिविडेंड देना है। उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको एजीएम करनी है, एनुअल मीटिंग, जिसमें शेयर होल्डर्स आएंगे, और वो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, अपने आप को डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। इट इज प्रपोज, इसको यहाँ बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड और यहाँ बोलते हैं डिक्लेयर्ड डिविडेंड। और इसको हम अगर इन दोनों डिविडेंड बात पे की तो इट इज कॉल्ड फाइनल डिविडेंड। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरिम डिविडेंड। इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल डिविडेंड। तो कब डिविडेंड कितना देना है ये भी कैश फ्लो से ही पता चलता है ना। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में क्या होता है, ये तो अपने आप में एक चैप्टर है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी कैश जनरेट होता है, वो जब जनरेट होता है ना, तो उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से माइनस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर तू 1 लाख रुपए जनरेट कर रहा है, समझो, हर साल, बराबर। तो तूने 5 साल में 5 लाख रुपए जनरेट किए, 2 लाख रुपए, क्या समझ ले, 3 लाख रुपए। अब ये प्रॉफिटेबल डिसीजन था या नहीं, ये कैसे बता दो? देखा जाए तो 5 लाख जनरेट किए हैं, 3 लाख गए, तो इट इज नॉट बिग डील। पर आज 100 रुपए की 100 चॉकलेट मिल रही, कल तो 100 रुपए की 90 चॉकलेट ही मिलेंगी। मतलब जब तुझे 1 लाख मिले थे वो तो 90,000 रुपए थे, जब तुझे ये 1 लाख मिले तब ये 80,000 रुपए थे। बिकॉज जब तूने पैसे लगाए थे तब 100 रुपए की 100 चॉकलेट, आज 100 रुपए की 90 चॉकलेट, कल 100 रुपए की 80 मिलेगी, परसों 100 रुपए की 70 मिलेगी, उसके बाद 100 रुपए की 60,000 मिलेगी, उसके बाद 50,000। अब इसका टोटल करें तो कितना होगा, 90 प्लस 80 इट इज 170, 170 प्लस 70 240, 240 प्लस 63 लाख और 3 लाख प्लस 3,30,000। मतलब तुझे एक्चुअली बिल 5 लाख है, बट उसकी आज के हिसाब से पहले तो 3.5 लाख रुपए ही है ना। सो डिड यू अर्न प्रॉफिट? यस, तो भी तूने 50,000 रुपए कमाए हैं। इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। करेक्ट। ये आता है आपके इंटर में।
नाउ लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर ये डेफिनेशन हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। चलो, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आर नॉट शो। अगर मान ले कि तूने फिक्स्ड खरीदी, सामने तूने इक्विटी शेयर दे दिए, तो उसकी एंट्री इसमें नहीं आएगी, तो उसमें कैश था ही नहीं। ना हिस्टोरिकल नीचे बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके वजह से बनता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में अगर उन्होंने कोई बिल्डिंग खरीदी हो 10 साल पहले 50 लाख की, तो आज भी 50 लाख की ही दिखेगी, करेक्ट। तो ये तो जिससे बन रहा है वो तो हिस्टोरिकल नेचर का है, तो उससे प्रेजेंट पिक्चर तो क्लियर होगा ही नहीं, सही है ना। नेक्स्ट आते हैं, acceptable liquidity. Liquidity of enterprise cannot be determined as cash flow statement alone because it depends on other factors like current assets और current liability को निर्भर करता है। तो एग्जैक्ट लिक्विडिटी नहीं बता और एक्यूरेसी भी नहीं बता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर्ड इनकरेक्टली, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत होंगे तो उसके बेस पर ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया गया, वो भी इनकरेक्ट होगा। ये इसकी लिमिटेशंस हो गई। नाउ व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैं ऑलरेडी तेरे को बता चुका हूं। इनको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। इट इज, इसको बोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश, बैंक, स्टॉक, करंट एसेट, मार्केटेबल, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो रीड नहीं करते, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये कम कर दें।